आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। आज मुकाबला की शुरुआत दो तस्वीरों के साथ करते हैं। एक तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल की और दूसरी तस्वीर है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ट्विटर प्रोफाइल की। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के ट्विटर प्रोफाइल की डिस्प्ले पिक्चर में तिरंगा झंडा लहरा रहा है, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ट्विटर प्रोफाइल की डीपी में भगवा ध्वज लगा है। कांग्रेस इस भगवा ध्वज को अब मुद्दा बना रही है। कांग्रेस का कहना है कि संघ के डीपी में तिरंगा झंडा कब आएगा। यहां आपको बता दें कि देश आजादी के 75 वर्ष का अमृत उत्सव मना रहा है। अमृत महोत्सव का नाम दिया गया है। इसमें सरकार ने हर घर तिरंगा लगाने का अभियान शुरू किया है। सरकार ने सभी मंत्री और बीजेपी के सभी सांसदों ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर तिरंगा झंडा लगा रखा है। आम लोगों में से भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने देशभक्ति के लिए सम्मान के प्रतीक में तिरंगे झंडे को अपने डिस्प्ले प्रोफाइल पिक्चर लगा रखी है। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ट्विटर प्रोफाइल पर तिरंगा झंडा क्यों नहीं लगा रखा है। इस पर राहुल गांधी का एक ट्वीट चर्चा का विषय बना। इसे पढ़कर मैं आपके सामने रखती हूं। इतिहास गवाह है कि हर घर तिरंगा मुहिम चलाने वाले उस देशद्रोही संगठन से निकलते हैं जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। आजादी की लड़ाई से ये कांग्रेस पार्टी को तब भी नहीं रोक पाए और आज भी नहीं रोक पाएंगे। इसमें राहुल गांधी ने नाम तो किसी का नहीं लिखा, लेकिन समझदार को इशारा भर काफी है और इस पर बीजेपी और संघ की तरफ इशारा किया गया है। बीजेपी और संघ ने जवाब भी दिया। क्या जवाब आया वो भी आपको सुनाते हैं। स्वाधीनता का अमृत महोत्सव पूरे देश का है और पूरे देश को मिलकर इसको मनाना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पिछले माह ही 9 जुलाई को एक प्रेस वार्ता में ये घोषित किया था कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकारों के द्वारा जो भी कार्यक्रम होंगे, अन्य संगठनों के द्वारा या स्वयंसेवकों द्वारा जो संगठन चलाते उनके माध्यम से ऐसे जितने भी कार्यक्रम होंगे उन सबको संघ ने अपना समर्थन घोषित किया है और सभी स्वयंसेवकों का यह आह्वान किया है कि ऐसे सभी अभियानों और कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। ऐसा लगता है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। सभी लोगों को राजनीति के ऐसी राजनीति छोड़कर सबको उसको मनाने में ही पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी पर करारा हमला बोला। प्रहलाद जोशी ने कहा कि संघ के विचार को देश ने बार बार स्वीकारा है। राहुल गांधी के बयान को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी इधर उधर घूमते हुए कुछ भी बोलते रहते हैं। संघ और संघ विचार को देश ने स्वीकारा है जी, और कितने बार स्वीकारा है। अभी इन लोग जो हमें स्वतंत्रता लाए ये सब बोल के इतने दिन पावर में थे। 400 से ज़्यादा सीट जो थे अभी क्या स्थिति में है वो समझने दो, कितने स्टेट में पावर में थे और लोग हमारा विचारधारा स्वीकार किया। इसीलिए राहुल गांधी ऐसे तो उनका स्टेटमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने का ज़रूरत नहीं है, ऐसे मैं मानता हूँ। ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, इधर इधर घूमते घूमते कुछ बात करते रहते हैं। आई डोंट नीड टू रिएक्ट। अब इसके बाद कई सारे सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल तो यही कि देश की आजादी के जश्न में ये देशद्रोह के रट क्यों लगाई जा रही है। 75 साल के जश्न में 52 साल का इतिहास क्यों कुरेदा जा रहा है। क्यों बार बार याद दिलाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसमें इसका अपना राजनीतिक हित और स्वार्थ है क्या। आजादी के अमृत महोत्सव पर राजनीति क्यों की जा रही है। यह जश्न मनाने का मौका है, इसमें यह राजनीतिक मातम क्यों। राजनीतिक विरोध में तिरंगे को क्यों खींचा जा रहा है। मुद्दों की कोई कमी तो है नहीं इस देश में, इसके बावजूद तिरंगे पर राजनीति क्यों। कांग्रेस किससे आजादी की लड़ाई लड़ने की बात कह रही है, क्योंकि राहुल गांधी ट्वीट में यही इशारा करते हैं कि पहले भी हमें आजादी की लड़ाई से ये रोक नहीं पाए और आगे भी नहीं रोक पाएंगे। तो आजाद देश में राहुल गांधी आखिर किससे आजादी चाहते हैं, हम पूछेंगे सवाल। सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की ओर से अभय दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत अभय जी, सुधांशु जी। और शुरुआत सरकार से करते हुए सुधांशु जी, राजनीतिक छींटाकशी वो भी जश्न के माहौल में, आजादी के अमृत महोत्सव में,
ये राजनीतिक छीटाकशी का मातम आखिर क्यों मनाया जा रहा है? ये जितना तिरंगा आपका है, ये जितना तिरंगा कांग्रेस पार्टी का है, ये उतना ही तिरंगा पूरे देश का है, लेकिन इसके बावजूद तिरंगे के ऊपर वाद विवाद क्यों? देखिए मीनाक्षी जी, ये स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है। चंद दिनों के बाद हम स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत काल की संज्ञा दी है। मेरे विचार से यह दलगत राजनीति का विषय ही नहीं था, सब लोग आगे आते और एक साथ आकर इसमें आगे बढ़ते। और महत्वपूर्ण बात यह थी कि कांग्रेस पार्टी जो अपने को होल सोल एक्सक्लूसिव कॉपीराइट होल्डर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट मानती है, यानी स्वतंत्रता आंदोलन के एक में स्वघोषित स्वयंभू विरासत के प्रतीक, उनको तो सबसे आगे आना चाहिए था। उनका कहना चाहिए था, उन्हें तो कहना चाहिए स्वतंत्रता का कार्यक्रम तो हमारा है भाई, हम तो उस विरासत का दावा करते हैं। और हकीकत यह है कि वो अपने को उससे अलग करते हुए दिखाई पड़ते हैं। जानते हैं, इसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं, कैसे राष्ट्रवाद के प्रतीक को राजनीति के चलते अपने से अलग कर दिया जाता। उदाहरण, सारे दर्शक जो देख रहे हैं उनको पता है, आज वंदे मातरम का नारा भारतीय जनता पार्टी में लगता है और ये एक तरीके से मान लिया गया, कांग्रेस वाले लोग मानते हैं संघ परिवार और भाजपा का नारा है। वास्तविकता क्या वंदे मातरम का नारा किसका था? अरे सबसे पहले कांग्रेस के 1895 के कोलकाता के अधिवेशन में लगा था और उस अधिवेशन की अध्यक्षता रहमतुल्लाह अहमद सयानी ने की थी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और 14-15 अगस्त 1947 की रात जब भारत का राष्ट्रगान जनगण मन नहीं बना था, उस समय तक भी स्वीकार नहीं हुआ था, तब भारत की प्रथम जो संविधान सभा है उसकी बैठक वंदे मातरम गा के हुई थी। आज भी संसद के दोनों सत्रों में वंदे मातरम गाया जाता है, कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में भी वंदे मातरम गाया जाता है, परंतु इन्होंने वंदे मातरम को कह के ऐसा बना दिया कि जनता में भी यह धारणा बैठ गई जैसे वंदे मातरम सिर्फ हमारा है। आज स्थिति यह हो गई कि इन्होंने उस चक्कर में देश और समाज से तो किनारा कर ही लिया, आज तिरंगे से किनारा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तिरंगे के तीनों रंग दर्शाते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा हम राष्ट्र के साथ हैं और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। और तिरंगा होना चाहिए तो एब्सोल्यूट तिरंगा होना चाहिए, उसमें किसी नेता की फोटो की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन जिस मनसा वाचा कर्मणा की आप बात कर रहे हैं, सुनील अंबेडकर जी को भी हमने सुना, उन्होंने जो बात कही कि राजनीति की आवश्यकता नहीं है, तो फिर आरएसएस की प्रोफाइल पिक्चर पर, अभी भी डिस्प्ले पिक्चर पर यह भगवा ध्वज क्यों लहरा रहा है, ये कांग्रेस पार्टी पूछ रही है। मनसा वाचा कर्मणा में ये बदलाव क्यों, ये अंतर क्यों? हाँ, सवाल आरएसएस के ऊपर है और सवाल भारतीय जनता पार्टी से है। आपकी पेरेंट बॉडी देखिए साहब, सारे सांसदों, विधायकों और जो भी पार्टी से, हाँ मैं उस पर आ रहा हूं, मैं बिल्कुल आ रहा हूं। देखिए आरएसएस के बारे में सुनील अंबेडकर जी कह रहे थे, वह जवाब देंगे, परंतु यह बताइए कि भाई इन्होंने तो अपनी पिक्चर के ऊपर तिरंगा लगाया नहीं, तिरंगे के साथ तो नेता की फोटो लगाई है। और अभी देखिए सारी बात करेंगे, कांग्रेस अपना सबसे बड़ा प्रतीक किसको मानती है? गांधी जी को। नाम में परिवार के सारे लोग गांधी लगाते हैं और फोटो नेहरू की। गजब है साहब। और वह भी मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, परंतु यह भी सत्य है कि वो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नहीं थे। 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री नहीं बने थे, वो सितंबर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत अंतरिम सरकार के मुखिया बने थे। और जैसे आज प्रधानमंत्री शपथ लेता है तो वो कहता है, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा, और महामहिम राष्ट्रपति से शपथ दिलवाते हैं। परंतु उस समय पूछिए अभय जी से कि जब विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान नहीं था, तो जब लॉर्ड माउंटबेटन ने शपथ दिलाई थी तो किसके प्रति निष्ठा की शपथ ली थी? ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी ना। और किस झंडे के नीचे खड़े होकर ली थी? तब तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज नहीं बना था, यूनियन जैक के नीचे खड़े होकर ली थी। और इतना ही नहीं, 1937 की प्रोविंशियल असेंबलीज, राज्यों में कांग्रेस की सरकारें, 41 की प्रोविंशियल असेंबलीज, राज्यों में कांग्रेस की सरकारें, 46 में प्रोविंशियल असेंबलीज, राज्यों में कांग्रेस सरकारें, किस झंडे के नीचे शपथ ले रहे थे मेरे भाई? किसके प्रति निष्ठा की शपथ ले रहे थे? ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा की शपथ यूनियन जैक के नीचे लेकर लेने वाले लोग आज ये सवाल पूछते हैं कि अमुक संगठन ने पूरा, और आज भी नेता आगे है और वो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, परंतु उनके साथ एक बहुत अच्छा आदर्श भी जुड़ा हुआ है। वो ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपनी अध्यक्षता में गठित कमेटी के द्वारा अपने को भारत रत्न अर्पित कर लिया था। यानी हम लोग कहते तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा, उन्होंने कहा तेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा।
तो अब ये प्रश्न जब ये लोग करते हैं तो फिर अब आप बता दें कि क्यों कांग्रेस ने उस जमाने में अंग्रेजों के झंडे के नीचे शपथ ग्रहण किया, 3 बार राज्य सरकारों में और 1 बार अंतरिम सरकार। अभय जी, सुधांशु जी द्वारा उठाए गए सभी सवालों का आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले मेरे प्रश्न का जवाब दीजिएगा। क्या विपक्ष के पास देश में मुद्दों की कोई कमी रह गई है? ईडी, आईटी, सीबीआई, कोरोना, महंगाई, न जाने कितने मुद्दे हैं। मुद्दों का अकाल नहीं है देश में, फिर भी तिरंगे को लेकर राजनीतिक छींटाकशी क्यों? मीनाक्षी जी, सभी देशवासियों को इस अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी ने भी जो तिरंगा यात्रा निकाली, उनको हमारी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वैमनस्य का वातावरण निर्मित करना भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ किया। अभी अखिल भारतीय सेवा दल ने हमारी साबरमती से लेकर दिल्ली तक की एक पदयात्रा की। हमने सभी को उसमें आह्वान किया था। 1 जून को वो यात्रा अमृत महोत्सव की तिरंगा यात्रा प्रारंभ की थी। भारतीय जनता पार्टी ने उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित नहीं की, लेकिन हमने कोई वैमनस्य नहीं रखा। जहाँ तक भगवा का प्रश्न है, तो भगवा हमारी सनातन धार्मिक आस्था का प्रतीक है और तिरंगा हमारी देश की अस्मिता का प्रतीक है। दोनों में प्रीति है, प्रतिद्वंदिता नहीं है। इसलिए मैं दोनों में प्रतिद्वंदिता नहीं ढूंढता। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सभी लोग अपनी सोशल मीडिया की डीपी पर तिरंगा लगाएं, अपनी तस्वीर चाहे तो उसमें साथ लगाएं। तो हमने देश के पहले प्रधानमंत्री ही नहीं, देश के स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने बर्तानिया की जेल में 9 वर्ष बिताए, उनकी वो तस्वीर लगाई जिस 12 जुलाई 1947 को हमने इस तिरंगे को अंगीकार किया था। मैं वैमनस्य और घृणा पर कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन सुधांशु जी ने इतनी बातें की तो मैं थोड़े से जो इतिहास है उस पर इनका प्रकाश डालना चाहता हूँ। वंदे मातरम पर इन्होंने बात की। आजादी के आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक भी कार्यकर्ता के जिबा पर वंदे मातरम का उद्घोष नहीं था। अगर वो होता तो वो बर्तानिया की जेल में होते। 1942 में तामलुक जिले में, कलकत्ता के तामलुक जिले में मातंगी हाजरा, जो कांग्रेस पार्टी की सेनानी थी 70 वर्ष की, जिन्हें बूढ़ी गांधी कहा जाता था, 5000 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ तिरंगे ध्वज को थाम करके तामलुक की जेल पर कब्जा करने पहुंचती है। एक के बाद एक गोलियां उनके सीने में दागी जाती है। वो ध्वज हाथ से नहीं छोड़ती और वंदे मातरम का उद्घोष करती है। उसी समय जो भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद के पत्थर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, में व्यक्तिगत क्षमताओं में उनका आदर करता हूं। वो हमारे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे, भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा हैं। उन्होंने असेंबली में फजलुल हक के साथ, जिसने पाकिस्तान का पृथक प्रस्ताव पढ़ा 23 मार्च 1940 को, उनके साथ सरकार में रहते हुए एक प्रस्ताव पारित किया और तत्कालीन अंग्रेजों के गवर्नर को भेजा कि भारत छोड़ो के आंदोलन को कैसे कुचला जाए। ये वैमनस्यता व्यक्त करने का समय नहीं था, मगर मैं आहत हुआ जिस प्रकार से उन्होंने कहा। अब प्रधानमंत्री जी का जो घर घर तिरंगा अभियान है, जब मैं उस तिरंगे ध्वज को थामूंगा तो एक भारतीय होने के नाते प्रधानमंत्री जी से पूछूंगा कि जो केसरिया हमारे त्याग और बलिदान का प्रतीक है, जिस पर हमने अपने प्राणों को आहूत करके भारत को आजादी दिलाई, आज जब चीन भारत की सीमा में बैठकर चुनौती दे रहा है प्रधानमंत्री, तो क्या हम इसकी अस्मिता की रक्षा कर पा रहे हैं? जो सफेद शांति और समृद्धि का प्रतीक है प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि जिस देश में 142 लोग 30 लाख करोड़ रुपए महामारी की विभीषिका में कमा ले, 12 करोड़ के रोजगार छिन जाए, 84 करोड़ लोग गरीब हो जाएं, उनकी आमदनी कम हो जाए प्रधानमंत्री जी, तो भारत की समृद्धि का क्या न्यायोचित वितरण आपने तय किया? भारत इस तिरंगे की अस्मिता पर पूछूंगा। जो हरा रंग है उसकी उर्वरता का प्रतीक है। तब मैं प्रधानमंत्री से पूछूंगा कि किसानों की आमदनी क्यों 27 रुपए रह गई और एक धन्ना सेठ की 1002 करोड़ रुपए क्यों रह गई? जब तीनों रंगों को एक साथ देखकर प्रधानमंत्री जी आपके आह्वान पर मैं ध्वज थामूंगा, तब पूछूंगा कि यह प्रतीक है बहुलतावाद का, विभिन्न भाषा भूषा भेषज धर्म संस्कृति संस्कारों का। इस बहुलतावाद में क्यों जड़ता का बबूल बोया जा रहा है सत्ता की भूख के कारण? यह जायज प्रश्न है। चूंकि प्रतिपक्ष में हूं, इसलिए मेरा दायित्व है कि इन प्रश्नों को मैं पूछूंगा। और जहां तक अभी सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा, तो ये भूल गए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था जिसको हमने एडॉप्ट किया था, जब तक प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको पढ़िए एक बार।
उसमें बरतानिया हुकूमत की शपथ नहीं ली गई, भारत की शपथ ली गई। और वो ये स्पष्ट रूप से उस शपथ में रेखांकित इस बात को किया गया, क्योंकि हमने फिर हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने भारत का संविधान बनाया, जिसमें पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब भी उस मंत्रिमंडल में थे जब शपथ ली। तो पूछिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या बरतानिया हुकूमत की शपथ ली थी? वो भी उस शपथ लेकर उस मंत्रिमंडल में शामिल थे। तो क्या उन्होंने भी बरतानिया हुकूमत की शपथ ली? नहीं, हमने भारत के संविधान की शपथ ली। तो ये मनगढ़ंत आरोप लगाना आपको बंद करना चाहिए। एक अच्छा सुअवसर है, हम सब लोगों को मिलकर, राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अलग है, वैचारिक मतभिन्नता अलग है, लेकिन व्यक्तिगत द्वेष का भाव नहीं रखें, हम सब लोग मिलकर मनाएं। मैं दुखी इस बात से था कि जब व्यक्तिगत द्वेष का भाव न रखें, तो सीधे राहुल गांधी जी को अंकित किया। जी, आपने कहा व्यक्तिगत द्वेष का भाव नहीं रखना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी ने जब ट्वीट किया तब उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया कि हम तब भी लड़े थे, आज भी लड़ेंगे, हम किसी से डरेंगे नहीं। तो इशारा वो किस तरफ था सुधांशु जी, आप वो बेहतर समझ सकते हैं। जड़ता का बबूल सत्ता की भूख में बड़े बड़े शब्दों का इल्जाम आपकी तरफ। सुधांशु जी जवाब दें। देखिए, अभी जो अभय दुबे जी ने कही, हाँ, कांग्रेस के बहुत से कार्यकर्ता थे जो साथ में लेके आए थे। हम कहते हैं, हमारे संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार संघ की स्थापना से पहले महात्मा गांधी के सत्याग्रह के लिए जेल गए थे। 1 वर्ष के कठोर श्रम की कारावास की सजा भोगने के बाद 12 जुलाई 1922 को जेल से बाहर आए थे। इतना ही नहीं, गांधी जी के तमाम जगहों पे उन्होंने सत्याग्रह में भाग लिया था। 1920 में उन्होंने यह भी प्रस्ताव नागपुर कांग्रेस में पारित करवाने का प्रयास किया था, पूर्ण स्वराज्य का, जिसे कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। मगर कुछ चीजें हुई थी जो अब आपने कहा है तो मैं याद दिलाना चाहता हूं। विभाजन की नींव कहां पड़ी थी? 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, जहां कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग मान ली। यानी जैसे आज शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट है, भारत के में व्यवस्था बनाई गई कि कुछ सीटों से सिर्फ मुस्लिम चुन के जाएंगे और वही इलाके बाद में जाके पाकिस्तान बनने में तब्दील हो गए, जो बाकायदा कांग्रेस ने 1916 में वो किया। इन सब बातों से डॉक्टर हेडगेवार का मन खिन्न हो गया, फिर खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। अरे भाई, तुर्की के खलीफा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हटा दिए गए, अंग्रेजों ने हटा दिया, उसके लिए भारत में किस बात का आंदोलन? खैर, वह विषय था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, एक समय था जब सब लोग स्वतंत्रता आंदोलन में साथ थे। आज भी यह स्थिति है कि सबको साथ में आना चाहिए। सत्ता के अहंकार और इसकी अगर बात करने का प्रयास करते हैं, कटुता का भाव नहीं हो, तो मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा, सिर्फ 2 महीने 1.5 महीने पुरानी तो बात है कि प्रधानमंत्री जी की मौत की कामना और मौत के प्रकार बताने वाले बयान, अरे कम से कम उसके लिए तो एक खेद व्यक्त कर देना चाहिए। हमने इन 75 वर्षों में, ईमानदारी से कहता हूं, हम पे प्रतिबंध लगा, पूरे जेल में डाल दिया गया, विपक्ष को आपातकाल लगाने पर भी कभी इंदिरा जी की मौत की कामना और मौत के प्रकार बताने वाला कोई बयान हमारा हो तो बता दीजिए। आपने कहा कि वंदे मातरम करते हुए मातंगरी हजारा जी ने किया था, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, एक और कांग्रेस की कार्यकर्ता थी, मातंगरी हजारा जी वृद्ध थी, तो 18 वर्ष की कनकलता बरुआ भी थी, जिन्होंने कलेक्ट्रेट के ऊपर झंडा फहराते हुए गोली खाई थी। यह बात बिल्कुल सही है, मगर वही तो मैंने कहा, वो सारा वंदे मातरम आपने छोड़ के हमारी तरफ भेज दिया, क्योंकि आपको नजर आने लगा कि अब वंदे मातरम बोलने से शायद एक वर्ग को कहीं बुरा न लगे। ये वर्ग वही था जो 1925 में जिसने कहा था कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा चूंकि यह हिंदू प्रेयर नजर आती है, जिसने कहा था कि महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा चूंकि यह हिंदू उपाधि नजर आती है। इसीलिए आपने जितनी पिक्चरें देखी होंगी, मूवीज, उसमें जिन्ना सदैव मिस्टर गांधी बोलते हैं, कभी महात्मा गांधी नहीं बोलते। जब ये नजर आया, आप उसी विचारधारा के आगे घुटने टेकते गए। भाई, आपने खुद देखा था कि 20 साल में विभाजन हो गया था उसके चलते हुए, मगर आज आप करते चले गए, वंदे मातरम छोड़ दिया। मगर स्वतंत्रता आंदोलन में मैं कहता हूं, पुरानी सारी बातें भूलिए, सबका ईमानदारी से स्वीकार करिए योगदान। नंबर एक राजनीतिक आंदोलन आपके योगदान को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जिस बॉटम लाइन पर चर्चा करती है सुधांशु जी, वो चर्चा के बॉटम लाइन ही ये है कि आजादी की लड़ाई जब कांग्रेस पार्टी के दिग्गज लड़ रहे थे, तब आप लोग ब्रिटानिया हुकूमत की पैरवी कर रहे थे। चलिए, हम उसका भी जवाब देते हैं। तो फिर कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा नेता, अध्यक्ष स्तर का बताएं, जो पुलिस की गोली से मारा गया हो। नंबर 2, जो फांसी पे चढ़ाया गया हो। नंबर 3, उसे काला पानी हुआ हो। नंबर 4, लाला लाजपत राय जी के अलावा, जो 1920 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, उसके अलावा कोई कांग्रेस का अध्यक्ष पुलिस की लाठियों से भी घायल ना हो। नेहरू जी जेल में रहे,
मगर जेल में उन्हें सेक्रेटरी भी मिलता था, किताब लिखने की सुविधा थी, 2-2, 3-3 किताबें लिख दी जेल में रहते हुए। साहब सेक्रेटरी भी अवेलेबल था जेल में, और वह जेल तो स्वतंत्रता का संग्राम था। और वीर सावरकर जब जेल में थे, उन्हें कोल्हू में बैल की जगह पेड़ दिया जाता था। वह जो थे वो तो अंग्रेजों के साथ मिलकर लड़ रहे थे। इसलिए जब आप योगदान की बात करते हैं तो 1910 में वीर सावरकर को जब 2 जन्मों के कारावास की सजा हुई तो 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष विलियम वैडनबर्न था, जो ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था। अब बताइए, इनको तो माफी आफी की जरूरत नहीं थी, उनके नीचे बैठे हुए थे। 1914 में ब्रिटिश सरकार को कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव पारित करके योर एक्सीलेंसी वॉइसरॉय लिखकर प्रथम विश्व युद्ध से पहले समर्थन दिया। ठीक है, मैं उसमें इनको उतना गलत भी नहीं कहता। इनको लगा होगा कि आजादी दे देंगे ये विश्व युद्ध के बाद, पर विश्व युद्ध के बाद आजादी के बजाय रॉलेट एक्ट मिला, और रॉलेट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग मिला जब विरोध किया तो, और उसके बाद ही तो तमाम क्रांतिकारियों का खून खौला। मगर ये उनके साथ बातचीत करते रहे। इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन में सबका योगदान है, राजनीतिक आंदोलन का योगदान है तो क्रांतिकारियों का भी योगदान है, और सैन्य आंदोलन जो राज बिहारी बोस जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में चला, जिसने भारत की पहली निर्वासित सरकार बनाई आजाद हिंद फौज की 1947 में, सबका योगदान है। और फरवरी 1946 में नौसेना ने जो विद्रोह किया था, अगर आप पढ़ें तो क्लीमेंट एटली ने पीबी चक्रवर्ती को अपनी किताब में जो लिखा है, सबसे बड़ा योगदान वो था कि जब फरवरी 1946 में कराची से लेकर कोलकाता और मुंबई से लेकर मद्रास तक सारे के सारी जगह नौसेना के 10,000 सैनिक आके खड़े हो गए थे। अन्यथा जाके चेक कर लीजिए ब्रिटिश रिकॉर्डों में, भारत को आजादी की डेट तय थी जून 1948। वो 1 साल इसलिए बढ़ा दी गई कि पहले सुभाष चंद्र बोस जी की आईएनए और फिर नौसेना के बाद उनको लगा कि अब भारत में भारत के सैनिकों भरोसा नहीं हो सकता, राष्ट्रवाद का ज्वार है, तो जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलो। और ये क्लेमेंट एटली के खुद के बयानों में दर्ज है, जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया था। इसलिए देखिए, अगर आप जाएंगे डिटेल में तो बहुत से ऐसे फैक्ट हैं, मगर आप कहेंगे अकेले आपका है तो वो फैक्टों पर आपका यह आधार बहुत ध्वस्त हो जाएगा। अभय जी, फिर राहुल गांधी आखिर किसे देशद्रोही कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि देश की आजादी की लड़ाई में, तिरंगे के सम्मान की लड़ाई में अधिकार उनका भी है, खून उनका भी है, और आप इसे नकार देते हैं। देखिए, जो जहां तक सुधांशु जी, मैं आवाज काफी ब्रेक हो रही थी, मीनाक्षी जी मैं सुन नहीं पाया पूरी तरीके से पूरी बातें उनकी। 1-2 चीजें जो मुझे समझ में आई उस पर मैं बात करता हूं। हेगड़ेवार जी का जहां तक उन्होंने बात की, तो हेगड़ेवार जी कांग्रेस पार्टी के नागपुर प्रांत के महासचिव थे उस दौरान, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उन्होंने नहीं बनाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निर्माण के बाद, इसीलिए तो जब हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू की, और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसी तस्वीर के साथ भी आप लगाएं, तो हमने उस प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सेनानी जवाहरलाल नेहरू जी की तस्वीर लगाई। एक तस्वीर लगाते आप लगाते श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर, आप लगाते हेगड़ेवार जी की तस्वीर, आप लगाते गोलवलकर जी की तिरंगा पकड़े हुए तस्वीर, उपलब्ध नहीं है। इनके मुंह में ना तो उस समय वंदे मातरम का उद्घोष था। खैर, इतिहास से मैं प्रतिशोध नहीं लेना चाहता। एक कोई जिक्र इन्होंने किया है सुभाष चंद्र बोस का, मैं उसको ढंग से सुन नहीं पाया, 1948 का। अरे साहब, वो एक फर्जी पत्र लेकर भारतीय जनता पार्टी मनगढ़ंत बात करती है। 1945 में जब सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु हो गई, तो 48 का जिक्र कहां से आ गया फिर उस पत्र का? मैं तो समझ नहीं पाता हूं कि ये कैसे। आप देखिए सर, मैं करेक्ट कर दूं अभय जी, मैंने 1943 में आजाद, लेकिन ये सुभाष चंद्र बोस जी के परिवार ने किया। नहीं, ठीक है। अब हमको सुधांशु जी, मैं तो फिर पूरा बहुत काफी डिस्टर्बेंस है, मैं आज के विषयों पर हमको बात करनी चाहिए, इतिहास से प्रतिशोध नहीं लेना चाहिए। आज जो सरकार के प्रति आप कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आप पूछिए तो सही एक बार, जब हिंदुस्तान के संसाधन 5,35,000 करोड़ रुपए फ्रॉस्टर्स लेकर भाग गए और कांग्रेस पार्टी उस पर सवाल खड़ा करती है कि आपकी सत्ता की सरपरस्ती में मेहुल भाई, नीरव भाई, विजय माल्या तो सीबीआई का नोटिस रिवोक करके भगाया गया, तो इनको ये बात तकलीफ हो जाती है। जब हम किसानों के सवाल खड़े करते हैं, जब हम कहते हैं कि महंगाई का प्रश्न आप सदन में चर्चा कीजिए, और क्यों जीएसटी लगाकर इस सावन के पवित्र माह के दौरान मैंने तभी अभय जी आपसे पहला प्रश्न ही ये पूछा था, आपने जीएसटी लगाया। पहले तो अभय जी आप मुझे सुन पा रहे हैं क्लियरली या नहीं सुन पा रहे हैं? जी
ठीक है, मैं कह रही हूँ तभी मैंने आपसे पहला प्रश्न ही अभय जी ये पूछा था कि मुद्दों की कोई कमी नहीं है, इस देश में मुद्दों का कोई अकाल भी नहीं है, इसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि आप इतिहास से प्रतिशोध नहीं लेना चाहते। राहुल गांधी जब ट्वीट करते हैं वो 52 सालों के इतिहास को, गड़े मुर्दों को उखाड़ने की कोशिश करते हैं, तो इतिहास से प्रतिशोध लेने का प्रयास कौन कर रहा है? चलिए, कम से कम आपने स्वीकार तो किया कि वो गड़े हुए मुर्दे हैं जो हम उखाड़ना चाहते हैं, जो जीवंतता जिसमें नहीं थी। यही बात राहुल गांधी जी ने तो कही है। राहुल गांधी जी ने ये बात कही, इसमें अन्यथा नहीं लेना चाहिए। जब उन्होंने कहा तो ये बात सच है कि 2001 तक तिरंगा ध्वज नागपुर के मुख्यालय पर नहीं फहराया जाता था। इसमें अगर ये बात कहते हैं तो इसमें आपत्ति क्या है? ऑर्गेनाइजर ने, जब हमने भारत का ध्वज को अंगीकार किया, तब एक लेख लिखा कि ये संविधान, हम इसमें आस्था नहीं रखते और ये ध्वज, इसको हम स्वीकार नहीं करते। ऑर्गेनाइजर का 1949 का वो लेख उठा करके देख लीजिए आप, जब भारत का संविधान आने वाला था उसके 2 दिन पहले इन्होंने प्रकाशित किया। तो खैर, कालांतर में इनकी अपनी भावनाएं बदली और आज तिरंगे को स्वीकार करते हैं, भारत के संविधान को स्वीकार करते हैं, तो हम उसका स्वागत करते हैं। हम भी आज इतिहास से प्रतिशोध नहीं ले रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि तिरंगे तक को वैमनस्य का आधार भारतीय जनता पार्टी ने बना लिया। अरे आपने रैली निकाली, हमने निकाली थी, आप नहीं आए उसमें। आपने, प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया, हमने तिरंगा अपनी डीपी पर सबने लगा लिया। तो ये राहुल गांधी को टारगेट करना कि राहुल गांधी नहीं आए, क्यों पंडित नेहरू का फोटो आपने तिरंगे के साथ लगा लिया, तो ये प्रारंभ तो इन लोगों ने किया है। भारत के तिरंगे की जो राष्ट्र की अस्मिता का प्रतीक है, उसी में है कि भारत के नागरिकों के पास संसाधन न्यायपूर्ण तरीके से पहुंचे। सिर्फ मुट्ठी भर लोग अपना अगर हित साध लें, वो देश में होने नहीं देंगे। उसके लिए राहुल गांधी मुखरता और दृढ़ता से अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। आप जितना चाहे ईडी को कोशिश कर लीजिए। वो जो आजादी का अखबार नेशनल हेराल्ड था, याद कीजिए 1942 जब भारत छोड़ो आंदोलन था, इसी प्रकार बरतानिया की हुकूमत ने नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर छापे मारे, उसको सील कर दिया। 1945 तक वो सील रहा, आज भी वही किया जा रहा है। मैं आप 3 सवाल सिर्फ मीनाक्षी जी आपके शो पर पूछना चाहता हूं। 11 साल हो गए इस मुकदमे को नेशनल हेराल्ड के। ट्रायल कोर्ट में ये मुकदमा था, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने हाई कोर्ट से उसको स्टे करा लिया। उस जज ने बोला, जज जो विशाल जो जज हैं, उन्होंने कहा स्वामी जी को, उन्होंने कहा कि आप सिर्फ ये डिलेइंग टैक्टिक्स को एडॉप्ट मत कीजिए, क्योंकि वो जो है चार्ज के पहले का एविडेंस होते हैं। लेकिन वही सुब्रमण्यम स्वामी आज ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी इस पूरे मामले में जेल भी जा सकते हैं। लेकिन सुधांशु जी, अभय जी का स्पष्ट आरोप, प्रतिशोध कौन ले रहा है? प्रतिशोध, तो प्रमाण नहीं है तो स्टे क्यों लिया, ये पूछिए ना। जब इनके पास कोई प्रमाण नहीं है तो हाई कोर्ट से स्टे क्यों ले लिया ट्रायल कोर्ट का? 11 साल थे आपके पास, सारी संस्थाएं हैं। 1 मई 2015 को जो हिमांशु हैं एडिशनल डायरेक्टर, अभय जी, हम नेशनल हेराल्ड पर कई डिबेट कर चुके हैं, आप भी हमारे मेहमान रहे हैं, हम फिर इस पर डिबेट करेंगे। लेकिन आज मुद्दा ये जो प्रतिशोध की राजनीति का है, ये विंडिक्टिव पॉलिटिक्स से थोड़ा आगे बढ़कर, क्योंकि आज बात तिरंगे की हो रही है। सुधांशु जी, ये प्रतिशोध की राजनीति आखिर फिर कौन खेल रहा है? हाँ, प्रतिशोध की राजनीति क्या होती है और उसका यथार्थ क्या होता है, मैं बताना चाहता हूं। देखिए, नेशनल हेराल्ड के केस में हम उस पर बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, परंतु यह अपने आप में एक विचित्र केस है भारत के इतिहास का। सामान्यतः नेताओं पे आरोप लगता है कि वो सत्ता में यानी सरकार में आने के बाद जनता के धन से भ्रष्टाचार करते हैं। यहां आरोप है एक परिवार पर कि पार्टी की सत्ता यानी पार्टी की अध्यक्षता में रहते हुए पार्टी की उस संस्था की संपत्ति का एक प्रकार से अधिग्रहण करने का आरोप है जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की थी। चलिए, मैं सिर्फ एक ही लाइन बोलता हूं, उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये बताइए, नेशनल हेराल्ड बंद कब हुआ? 1993 में। किसकी सरकार थी देश में? कांग्रेस की। मतलब कांग्रेस की सरकार में रहते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा चलाया गया अखबार, जिसे नेहरू जी जिसके संस्थापक थे, बचपन में हमें याद है लिखा रहता था संस्थापक पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो बंद हो गया। और एक नहीं 3-3 अखबार बंद हो गए। नेशनल हेराल्ड भी बंद हो गया, हिंदी का नवजीवन भी बंद हो गया, उर्दू का कौमी आवाज भी बंद हो गया।
गजब था साहब, आप अखबारों को बचा नहीं पाए। चलिए 2004 से 2014 सत्ता रही, उस दरमियान राजीव गांधी फाउंडेशन को 100 करोड़ से अधिक की सहायता सरकारी और संस्थानों और जहां जहां से मिल गई, मगर नेशनल हेराल्ड को 90 करोड़ रुपए का किसी प्रकार से सहायता देकर रिवाइवल नहीं हुआ। और लास्ट में बड़ा अजीब लगता है कि जिस संस्था के पास 3000 करोड़ से अधिक की संपत्ति वो 90 करोड़ के कर्जे में डूब गई। इसलिए ये बातें किसी के गले नहीं उतरती, वह बात अलग है, इसमें आपको विद्वेष नजर आता है। परंतु जबकि सारा मामला कोर्ट से शुरू हुआ था, भाजपा कहीं नहीं थी, अक्टूबर 2013 में शुरू हो गया था। विद्वेष क्या होता मैं बताता हूं। देखिए दुबे जी, आप जानकार व्यक्ति, एक उदाहरण देता हूं, सिर्फ एक ही उदाहरण। संघ पर आखिरी बार प्रतिबंध कब लगा? ढांचा गिरने के बाद 1992 में, कांग्रेस की सरकार थी। 90 दिन में कोर्ट से खारिज हो गया, 90 दिन में खारिज, ढेला भर का कोई सबूत नहीं था। अरे संघ तो छोड़िए, बजरंग दल के ऊपर इन्होंने वो किया, वो भी खारिज हो गया। ये दर्शाता है ये था द्वेष। आपने हमारी सारी सरकारें बर्खास्त कर दी, जिसके लिए कोर्ट ने जजमेंट भी दिया, मगर उस जमाने तक ऐसा नहीं था कि संसद के अंदर पारित कराना है, वो हो गया। ये होता है द्वेष, यानी जो कुछ आप करें सब अदालत की चौखट पे चारों खाने चित्त गिर जाए जाके। यहां पर एक यथार्थ दिख रहा है जो अदालत से ही शुरू हुआ है और आपको कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी, उसके बावजूद आपको वो द्वेष नजर आ रहा है। मेरे विचार से इस नजारे को देखने के लिए आपको अपनी नजर बदलनी होगी। अभय दुबे जी, इसी में एक और बात जोड़ते हुए कि क्या ये पॉलिटिकल कास्टिज्म नहीं है? 1971 की जंग में जब इंदिरा गांधी ने विजय हासिल की तो भारतीय जनता पार्टी ने भी उनकी तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वहीं जब करगिल वॉर हुई तो कांग्रेस पार्टी ने इसे बीजेपी की वॉर करार दिया। वहीं जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो कांग्रेस पार्टी ने फिर सवाल उठाया कि सबूत कहां है। इसलिए क्या ये पॉलिटिकल कास्टिज्म नहीं है? मीनाक्षी जी, देखिए, इन बातों का आज कोई सार नहीं है। आजाद भारत के इतिहास में एकमात्र राजनीतिक दल है, सेना ने जिसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में की कि हमारे शहीदों की तस्वीर लगाकर भारतीय जनता पार्टी वोट मांगती है, ये रिकॉर्ड पर है। मैं कुछ जवाब सुधांशु जी को देना चाहता हूं। देखो, इन्होंने कहा, एक नेशनल हेराल्ड का छोटा सा जवाब मैं भी दे दूं। इन्होंने कहा कि अखबार बंद हो गया, यही तो कारण था कि उसमें जो काम करने वाले लोग थे उनके वीआरएस का पैसा, उनकी सैलरी का पैसा, इसके इन प्रॉपर्टीज के टैक्सेस का, आपने कहा 2000 करोड़ रुपए की, ये सारी संपत्तियां सरकारी लीज की संपत्तियां हैं, इसको बेचा नहीं जा सकता। आप पढ़िएगा सुब्रमण्यम स्वामी ने जो पिटीशन फाइल की है उसमें उन्होंने जो बैलेंस शीट जेल की दी है, उन्होंने खुद ने बताया कि बड़े कर्ज में है ये। तो वो डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करना था, इसलिए तो यंग इंडिया कंपनी बनाई जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। उसका 1 पैसे का कोई डिविडेंड, कोई मुनाफा, कोई सैलरी कोई डायरेक्टर नहीं ले सकता। इसीलिए तो रेवेन्यू सेक्रेटरी को पत्र लिखा गया था कि इसमें पीएमएलए नहीं बन सकता। अब आप बात रही तो साहब, ये आरोप तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पर लगाते थे, आपकी आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया। और दूसरी बात जो बंटवारे की कर रहे थे तो एचवी शेषाद्री साहब थे, पूर्णकालिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, अभी भी उनकी पुस्तक आपके संघ के कार्यालय पर बिकती, ट्रेजिक हिस्ट्री ऑफ पार्टीशन। वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिम्मेदार बताते हैं देश के बंटवारे का। तो ये जो कांग्रेस पार्टी के मूर्धन्य और बड़े नेता थे, उनको राजनीतिक दृष्टिकोण से आपने अपनाना प्रारंभ किया, क्योंकि राजनीतिक लाभ लेना चाहते थे। लीजिए आप, मैं उस पर कोई आपत्ति नहीं करता, लेकिन आज के प्रासंगिक विषयों पर देश को चर्चा करनी चाहिए। जो सबसे बड़ा नुकसान हिंदुस्तान का है, मूल मुद्दों से ध्यान बटाने का, वो है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। भारतीय जनता पार्टी रियाज अटारी से लेकर तारिक अहमद मीर जो आतंकी हैं, सैफुल्ला फारूक जो आतंकी है, तालिब हुसैन जो आतंकी है, उन लोगों को न सिर्फ दल में शामिल कर रही है, टिकट भी। सैफुल्ला फारूक तो ऐसा उदाहरण है कि जानते हुए कि अजहर मसूद का शागिर्द 1 साल पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आया, रिकॉर्ड पर है, आईबी ने बताया, उसके बावजूद आपने टिकट दिया। तो सत्ता की भूख की पराकाष्ठा इस हद तक नहीं होनी चाहिए कि आप आतंकियों को टिकट देना प्रारंभ कर दीजिए। प्रतिपक्षियों से प्रतिशोध लीजिए सत्ता को बरकरार रखने के लिए। वो आपका स्वभाव है, हमारा स्वभाव नहीं है। हम प्रजातंत्र में ये भी तो अभय जी पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप है। इसका तिरंगा यात्रा से, घर घर तिरंगा लहराने से क्या तुलना है?
घर घर तिरंगा लहराया जा रहा है। आपने कहा कि आप लोगों को निमंत्रण नहीं दिया गया। अरे निमंत्रण की क्या आवश्यकता थी? ये तो संस्कृति मंत्रालय की ओर से एक अपील की गई थी, लेटर भिजवाया गया था, सभी इसमें शरीक हो सकते थे। सुधांशु जी, बहुत सारे राजनीतिक आरोप भी अभय जी ने लगाए, लेकिन मुद्दा मैं फिर लेकर आती हूँ। ये आजादी की कौन सी लड़ाई है जिसे राहुल गांधी लड़ने की बात कर रहे हैं, और मुद्दा तिरंगा घर घर लहराने का है, इसमें पॉलिटिकल वार पलटवार की भी आवश्यकता क्यों है? बताएं मीनाक्षी जी, ये कौन सी लड़ाई है आजादी की? याद करिए 1.5 साल पहले हम क्या चाहते, आजादी। इनके कांग्रेस के नेता, छोटा छोटा बच्चा, हमें चाहिए आजादी। इनके बड़े बड़े नेता, अरे भाई किताबों में हमको बचपन से ये पढ़ाए कि गांधी बाबा, कांग्रेस ने आजादी दिला दी। अब गांधी के स्वनाम नामधारी जो अपने को एक में विरासत के उत्तराधिकारी मांगते हैं, उन लोगों के साथ खड़े थे आजादी। अब कभी आजादी का पता नहीं क्या मतलब हो जाता है। फिर जेएनयू में जाके उन नारा लगाने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं, हम क्या चाहते, आजादी। देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के साथ आजादी। अरे भाई, आजादी शब्द को तो ऐसा मिसयूज किया जिसकी की कोई सीमा नहीं रह गई। राजनीति का ऐसा प्रयोग तो कभी आजादी शब्द के लिए नहीं होना चाहिए था, जो कांग्रेस ने और राहुल गांधी जी ने इस प्रकार से करने का प्रयास किया। हाँ, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो आपने बात कही, अगर फिर एक बार कहता हूं, अगर नेशनल हेराल्ड बंद होने पर आया था, आपकी सरकार विज्ञापन भी नहीं दे सकती थी 3 अखबारों को। विज्ञापन देने पर तो कोई रोक नहीं है। अखबार का सर्कुलेशन कितना भी कम हो, कोई कानूनी रोक भी नहीं है। और आप तो इस आधार पर दे सकते थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा स्थापित है, हम उसको दे रहे हैं। तो इसलिए यह कहना बहुत ही आश्चर्यजनक लगता है कि आपकी सरकार पहले 3 साल और फिर बाद में 10 साल 13 साल रही, और उसके बाद बावजूद आप उनका 90 करोड़ का कर्जा नहीं चुकवा पाए। 3-3 अखबारों के रहते हुए, जिनको विज्ञापन दे के भी इतना पैसा, अगर 1-1.5 करोड़ रुपया कभी विज्ञापन दे दिया जाता है एक महीने में, तो 100 करोड़। आज हम ईडी सीबीआई पर तो बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब सवाल कांग्रेस पार्टी के द्वारा उठाया गया तो उसमें भगवा और तिरंगा को आमने सामने किया गया। इसके पीछे तात्पर्य क्या था, मंशा क्या थी? हाँ, मैं बता रहा हूं। देखिए मीनाक्षी जी, हम सब ने स्कूल में पढ़ा है, जो हमारे झंडे के 3 रंग हैं वो किसके प्रतीक हैं? भगवा रंग त्याग और बलिदान की परंपरा का प्रतीक है, ठीक। सफेद रंग शांति और समृद्धि का प्रतीक है, अभी इन्होंने बताया। और हरा रंग हरियाली और उर्वरा शक्ति का प्रतीक है। तो हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, ये तो जेनरिक बात है, हर देश पे लागू होती है। सफेद रंग शांति का प्रतीक है, यह हर देश पे लागू होती है। पर भगवा त्याग और बलिदान की परंपरा का प्रतीक है, यह तो सिर्फ हमारे देश पे लागू होती है ना। तो अगर आप तीनों में देखें तो हमारी परंपरा का प्रतीक तो भगवा रंग है, परंतु उस भगवे से इतनी नफरत है। और यह भगवा कौन है? याद करिए, पुरानी जो फिल्म थी भगत सिंह जी वाली, उसमें क्या कहते हैं, माई रंग दे बसंती चोला। बसंती चोला क्या था? भगवा के लिए तो था। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी आन पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, जो गुरु गोविंद सिंह जी को ऊपर था, वहां से लेके सम्राट विक्रमादित्य, भगवान राम, सब पे उस पे इतनी हिकारत की भगवा आतंकवाद शब्द हमने कभी कोई दूसरा आतंकवाद नहीं सुना। सेफरन टेरर, भगवा आतंकवाद, इनके होम मिनिस्टर्स ने बोला। तो तिरंगे के रंगों के प्रति आपके मन में कितना भाव था, मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा। आपने तिरंगे में त्याग बलिदान की परंपरा के प्रतीक, भारत की परंपरा के प्रतीक रंग को आतंकवाद से जोड़ के इतना वो काम किया। और इस देश के प्रति आपकी हिकारत सिर्फ इतने से नहीं, अभय जी 75 वर्षों में जहां तक आप बलिदान, हमारी तरफ देखिए, एक लाइन कह दूं जी, एक लाइन जी, एक लाइन कह दूं जी जी बोले, एक लाइन बस। हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाया था नेहरू जी ने, सरदार पटेल जी गृह मंत्री थे। जिस नेहरू जी की सरकार ने संघ पर प्रतिबंध लगाया, 1962 का युद्ध आया, जी जान से संघ ने इस कदर उनका साथ दिया कि नेहरू जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की। और 26 जनवरी 1963 को गणतंत्र दिवस की परेड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बुलाया। इसे कहते हैं राष्ट्रवाद के साथ दलगत राजनीति से ऊपर उठकर खड़ा होना। यानी जरूरत पड़ने पे जिससे प्रतिबंध भी लगाया, जेल में डाला, सब कुछ किया, पर जब राष्ट्र पे संकट आएगा तो पुरजोर राजनीतिक विरोध के बाद साथ में खड़े रहेंगे। वही देखिए 1995 में जिनेवा में अटल जी नरसिम्हा राव सरकार से घनघोर विरोध के बावजूद जिनेवा में गए पाकिस्तान के खिलाफ साथ देने, और घर आकर हमने आलोचना की, वहां पे सरकार का साथ दिया और पूरा क्रेडिट उनको दिया। हमने नरसिम्हा राव सरकार से क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की कि भाजपा ने किया। हमने कहा नहीं, वहां हम सरकार के साथ है। मगर ये कारगिल में कहते बस उलट गई, उसके बाद कहते सबूत दीजिए। अमन
ठीक सर, समय की मेरे पास चूंकि कमी। अभय जी, आपका इस बार पलटवार मैं इसलिए ये पूछ रही हूं कि भगवा और तिरंगे के बीच में किसी भी तुलना की आवश्यकता क्यों? भगवा इस देश में त्याग बलिदान के साथ साथ आध्यात्मिक रंग के तौर पर जाना जाता है। आज इस भगवे को तिरंगे के खिलाफ या तिरंगे के साथ तुलना में खड़ा करना, ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। देखिए मीनाक्षी जी, भारतीय जनता पार्टी की जब मैंने सत्ता की भूख कहा था ना, तो इन्होंने आत्मसात कर लिया आर.के. सिंह साहब को। जब होम सेक्रेटरी हुआ करते थे, उन्होंने ही तो कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए 10 लोग, नाम लिए थे उन्हें, रामजी कलसांगरा वगैरह अन्य सहित, उनको तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल करके आपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया और भगवे का आरोप हम पर जड़ दिया। जो झंडे का केसरिया रंग है, मैंने शुरू में अपने उद्बोधन में कहा कि वो त्याग प्रतिबिंबित होता है और जिसमें हम भारत की अस्मिता अखंडता प्रतिबिंबित होती, जहां चीन आज कब्जा करके बैठा है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं मीनाक्षी जी, भगवान राम अगर भगवे झंडे का प्रतिनिधित्व करते हैं तो सत्ता को तजकर वचन की मर्यादा के लिए 14 वर्ष तक वन में चले गए। भारतीय जनता पार्टी रोज वचन तोड़कर सत्ता का भोग कर रही है, ना ये भगवे के हैं ना ये राम के हैं। आज के विषयों पर हमको प्रासंगिक चर्चा करनी होगी। जब भी मैं ध्वज थामूंगा तो प्रधानमंत्री से पूछूंगा कि न सिर्फ चीन ने भारत की सीमा पर उसके सारे के सारे एमएसएमई को स्पॉइल कर दिया, $100 बिलियन का। दर्शक सवाल ये भी पूछेंगे उसी राम के अस्तित्व को लेकर, वो कौन सी पार्टी के कौन से नेता थे जिन्होंने सवाल उठाया था, लेकिन ये चर्चा फिर और लंबी होती चली जाएगी। आज मेरे पास समय मुकाबला में इतना ही था। अभय जी आपका भी, सुधांशु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।